आज मैं भगवान की पूजा के लिए मंदिर गई थी। वहां भगवान की मूर्ति में मैंने तुम्हारा रूप देखा। कहीं ये भूल तो नहीं? ये भूल तो मुझसे भी हुई है। मैं कॉलेज का स्टूडेंट हूं। जब कभी भी किताब खोलकर देखता हूं तो हर सफ़े पर तुम्हारी तस्वीर नजर आती है। पढ़ाई में दिल नहीं लगता। ये उलझन कैसे दूर हो? एक ही उपाय है इस मुश्किल का। अपने मन की पुस्तक अपने पिताजी के सामने खोल के रख दो। ए प्रिया, ए सुधा, दराती हथौड़ी। क्या जी? दराती चाहिए, हथौड़ी चाहिए, छुरी चाहिए, हार चाहिए? अरे तुम लोग बोले ही जाओगी या मुझे भी कुछ बोलने दोगी? मैं कुछ लेने नहीं, कुछ देने आया हूँ। क्या 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 क्या? इधर की शीशी? क्या चोरी का कपड़ा? अबे चुप! मैं तुम दोनों के लिए शहर से बढ़िया बढ़िया साड़ी लाया हूँ। हंसी जा रही हो? मजाक उड़ाती हो मेरा? मजाक नहीं, इन साड़ियों को हमने अपने हाथों से बुना है। अपने हाथों से इनमें छपाई की है। बड़ी साड़ियाँ लाए शहर से, इसीलिए हम हंस रहे हैं। अरे जाओ जाओ, तुम्हारी बनाई हुई साड़ी इतनी महंगी थोड़ी हो सकती है। अरे अगर यकीन नहीं आता तो हमारे गांव के कारखाने की सीट देखो। देखो। अच्छा बताओ, चौधरी तुम्हें एक साड़ी बनाने के लिए कितने पैसे देता है? 10 रुपए। 200 रुपए की साड़ी की मेहनत की कीमत 10 रुपए। एक्सप्लॉयटेशन। क्या क्या क्या? कॉम्पिटिशन? लूटना लूटना। देखो, तुम्हारे पास धागे से साड़ी बनाने की काबिलियत तो है और उसके पास धागा खरीदने के लिए पैसा है। वो तुम्हारी मेहनत और अपना पैसा लगाकर तुम्हारी मेहनत की थोड़ी उजत तुम्हें दे देता है, बाकी मलाई खुद खा जाता है। ऐसा? आज हम कारखाने के सब साथियों को बता देंगे। अरे बताने से क्या होगा, मैं तुम लोगों को रास्ता बताता हूँ। क्या? तुम लोग अपनी यूनियन बनाओ, मैं बैंक वालों से तुम्हें पैसा दिलवाऊंगा, तुम्हारा अपना कारखाना शुरू करवा दूंगा। तब तुम नौकर नहीं मालिक बन जाओगे। कैसा है मेरा आइडिया? फिर तो दराती की धार, फिर तो हथौड़ी की मार। सुधा, शोभा, प्रिया, गोमती और कई ऐसी अनपढ़ लड़कियों को उद्योग केंद्र खोलने के लिए हमने कर्जा दे रखा है चौधरी के नाम पर। अच्छा, तो चौधरी अपनी पूंजी से कारखाना नहीं चला रहा है, वो सिर्फ नाम का मालिक है। देखा चौधरी, मेरी जय जयकार हो रही है। जय जयकार नहीं हो रही, आपकी राम नाम सत्य बोला जा रहा है। प्रिया, सुधा, काम काज छोड़कर ये शोर शराबा क्यों मचा रखा है? इतने आदमी इकट्ठे करके समझती हो कि मुझे धमका लोगी? मैं डरने वाला नहीं। अरे जिसका दिया खाते हो उसी को आंखें दिखाते हो। चौधरी, हमारा दिया तुम खाते हो। हमसे अंगूठे लगवाकर हमारे नाम से सरकार से उधार लेकर तुम साहूकार बन बैठे हो। अरे कलयुग है कलयुग। ऐसा झूठ बोलते हुए तुम लोगों की जबान नहीं जलती, लेकिन मेरे कान जल रहे हैं। इन मूर्खों के कान किसी ने भरे हैं। बताओ, कौन है तुम भोले भाले लोगों को भड़काने वाला? मैं अभी उसको देखता हूँ। अच्छी तरह देख ले। मैंने इनकी आंखें खोली हैं कि ये तेरे कारखाने के नौकर चाकर नहीं, भागीदार हैं। अच्छा, तो तुम हो इन बेचारियों के पेट पर लात मारने वाले इस कलयुग में? हाँ लड़कियों, आज तक तुम सुख और शांति से अपना और अपने परिवार का पालन करती आई हो, और आज इसके कहने सुनने में आकर तुम लोग अपने मालिक पर हमला करने आई हो। अपना हक मांगने को हमला नहीं कहते। जो धोखा तुम इन लोगों को देते आए हो उसका पोल खोलने आया हूँ। तुम इन अनपढ़ लोगों से कागजात पर अंगूठा लगवाकर उनके नाम से कोऑपरेटिव बैंक से उधार लेकर ये फैक्ट्री चलाते आए हो। क्या ये झूठ है? प्रकाश, इन लोगों के मुंह से निवाला मत छीनो। अगर मैंने कारखाना बंद कर दिया तो 2 वक्त की रोटी इनको तुम दोगे? इनकी भूख का इलाज है तुम्हारे पास? तुम ऐसा नहीं कर सकते चौधरी। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं इनके लिए इनके नाम से दूसरा कारखाना शुरू करवा दूंगा। प्रकाश, धूल धप्पे से कारखाने नहीं खुलते, कुंडली खराब। और मक्कारी से कारखाने भी नहीं चलते। चौधरी, या कारखाने के सब हिस्से इनके नाम कर दे, या इतने वर्षों से मक्कारी से जो इनका माल खाता आया है उसका हिसाब किताब दे दे, वरना सरकार के सामने तेरा सारा कच्चा चिट्ठा खोलकर तुझे अंदर करवा दूंगा। बोल, इंसाफ का झंडा या सरकारी डंडा?
ठीक है, मैं कारखाने के सारे हिस्से इनके नाम कर देता हूँ। धत कुंडली खराब। छुत। धिक्कार है, धिक्कार है। अब तो शहर से आकर बड़े खानदान के लोगों ने भी हजामत करनी शुरू कर दी। चौधरी जी, धर्मराज तो आपके दुश्मन थे ही, अब ये छोटा करेला भी नीम चल गया। सोच विचार की बात है। दोनों भाइयों के संगम को तोड़ना बहुत जरूरी है, और जैसे ही फूट पड़ी कि धर्मपीठ पे चौधरी जी विराजमान। और हमारा कल्याण। हर आदमी में ताकत तो होती है, लेकिन कोई ना कोई कमजोरी भी होती है। लेकिन धर्मराज जी में तो कोई कमजोरी नहीं, फिर इन दोनों भाइयों में झगड़ा कैसे होगा? शास्त्री जी, धर्मपीठ पर बैठने का हमारा शुभ मुहूर्त निकाल दो। धर्मराज की ढीली नस हम पकड़ लेंगे। और उनकी लिखाई पढ़ाई कैसे चल रही है? बड़ा मन लगा कर पढ़ रहा है। ये उसकी पढ़ाई का आखिरी साल है। और बिटिया की नृत्य और संगीत शिक्षा? जी ठीक चल रही है। फिर तो हमें चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। चले हम। आज का भोजन यहीं कर लीजिए। घर में सावित्री राह देख रही होगी। चलता हूँ। अरे तो काम शुरू करा देना, बाद में देख लेंगे। सुनो, तुम्हारे भैया अब तक नहीं आए? वो आते ही होंगे, समय के बहुत पाबंद हैं। सावित्री, जी क्या प्रकाश के लिए तुमने नए वस्त्र खरीद लिए? जी, और प्रिया के लिए भी एक साड़ी लेती आई। नमस्ते धर्मराज जी। नमस्ते। हम पड़ोस के गांव के रहने वाले हैं। ये जानकर के आप दोनों देव तुल्य पति पत्नी हैं, हम अपने बेटे और बहू को आप दोनों से आशीर्वाद दिलाने आए हैं। प्रणाम करो बेटे। भगवान सुख शांति पूर्वक तुम दोनों को पूर्ण आयु दे। सावित्री, ये वस्त्र वरवधू को भेंट कर दो। भगवान इस संगठन में आपकी सहायता करे और इस सहयोगी उद्योग की उन्नति करे। वो देखो शास्त्री, कारखाने की आवक तो बंद हो गई, अब रुपया कमाने का एक नया रास्ता खोला है। हमने अपनी बस सर्विस को यात्रा स्पेशल में बदल दिया है। सब लोग धर्म स्थान पर धर्म बटोरने जाएंगे और हम अपने डाकू भेजकर उनका सारा धन बटोर कर आपस में बांट लेंगे। कैसी योजना है? मुझे उस लाल साड़ी वाली के गले का हार चाहिए। कुंडली खराब। मिल जाएगा, मिल जाएगा। बस धंधा बंद हो चुका है। सरकार, वो जो हरी साड़ी वाली है ना, हाय 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 हाय, उसके कान के झुमके और चूड़ियां दिलवा दीजिए। साल भर हजामत बनाने को छुट्टी। अरे चुप, सब्र करो। अभी तो फसल बोई है, उगेगी, पकेगी, फिर उसे काटेंगे और बांटेंगे। चलो 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 बाबू। पीछा छोड़ दो। बस रोको। ला 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 ला। छोटे बाबू, ये बस यात्रा स्पेशल है, रास्ते में कोई मुसाफिर नहीं रहेगी। अबे चुप, अगले गांव तक तो जाना है। कल सुबह सिटी बस से वापस आ जाऊंगा। हाँ, ये आइए आइए। ओके। छोटू चौधरी के पास है, कोई भी साल आगे बढ़ा तो एक एक अंतड़ियां निकाल कर हार बढ़ा के गले में बना दूंगा। चल तेरी। अजीब जमाना आ गया यार। बाप लूटने को कहता है और बेटा बचाने के लिए आ जाता है। चलो 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 चलो। छी 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 छी। अरे शास्त्री, तुमने तो शकुनी मामा की चाल चली थी, मगर उस रबड़ के बबुआ छोटू ने सब बनता धार कर दिया। आप उसे छोटू छोटू करके लाड करते थे, छोटू ने कुंडली खराब कर दी।
मर्द हूँ मैं, मर्द। आगे। लालू खालू। इधर। हमारे पिताजी कहाँ है? इधर। क्या उनको ये समाचार मिल गया है कि उनके वीर पुत्र ने कैसे स्पेशल यात्रा बस को लूटने से बचाया? मिल गया। सिकंदर तो बेटा सिकंदर। फिर हमारे सम्मान की तैयारी हो रही है। हो रही है। आइए पिताजी। पिताजी। पिताजी, आप तो चादर में छिपकर ऐसे बैठे हैं जैसे युधिष्ठिर जुए में हार कर बैठा था। अरे सिर मुंड गया ना, सर्दी लग रही है सर्दी। छी। पिताजी, जब तक आपका भीमसेन जैसा वीर पुत्र जिंदा है, आपका सर कौन मुंड सकता है? पिताजी, कल रात पता क्या हुआ? बस को डाकू लूटने लगे थे तो आपके इस वीर पुत्र ने उनको मार मार के उनका बुर्ता बना दिया। अरे बेवकूफ, वो तो मेरे खेत के बैंगन थे। शास्त्री, ये सम्मान की जगह अपमान क्यों? इसलिए कि वो बस लूटने का प्रबंध तेरे बाप ने किया था। क्या हुआ? मेरे बाबू को क्या हुआ? कुंडली खराब हो गई। माँ जी, कुछ नहीं। बोलो ना क्या बात है? मैं लड्डू लाई थी। अच्छा, किसके लिए? किसके लिए? लड्डू किसको पसंद नहीं? तो लाओ सारे मुझे दे दो, मैं और आरती के पिताजी खा लेंगे। आप दोनों इतने सारे? तो तुम ही कहो कितने लो? जितने मर्जी, लेकिन एक तो अपने उस लाडले को भी दे देना जिसे आपने बेटे की तरह पाला है। ये ले लो प्रकाश। ये तो मैं जानती थी कि ये तुम्हारी मनपसंद मिठाई है, लेकिन आज पता चला कि तुम इसकी मनपसंद लड़की हो। एक मिनट भाभी, एक प्रिया के लिए। क्या ये सच है? हाँ, जल्दी जाइए और प्रिया को खतरे से बचाइए। लगता है इसकी आवाज चली गई। अरे जाने दो ना आवाज को।
करने से क्या फायदा? हर आती जाती लड़की का हाथ पकड़ लेता है। अब ऐसा करके अंदर जा और अंदर से चचकनी बंद करके कंबल लेकर सो जा, समझा? चल। और सुन, अगर कोई पूछे तो कहना कि तूने कल से इस घर से बाहर कदम रखा ही नहीं, समझा? जा जा। मालूम नहीं किस मनहूस घड़ी में पैदा हुआ था। चौधरी! अरे प्रकाश बाबू, इतनी रात गए? पधारिए पधारिए। अरे ये सुधा बेटी को क्या हुआ? जबान हो तो बोलेगी ना, गूंगी हो गई है बेचारी। सुधा गूंगी हो गई? वो कैसे? बड़े भोले बनते हो चौधरी। तुम्हें मालूम है तुम्हारे छोटू ने मेरी बहन पर क्या अत्याचार किया? बहाने से शमशान भूमि में इसे बुलाया, इसकी इज्जत लूटनी चाहिए, और इतना डराया धमकाया कि इसकी जबान चली गई। कलयुग है कलयुग। मेरा छोटू तो सुबह से घर में बीमार पड़ा है। बाहर निकालो साले को, टेढ़े को सीधा करना मुझे आता है। अरे तुम सब मेरे घर में आकर चिल्ला रहे हो। तुम चाहते हो कि मुझे दिल का दौरा, खून का दबाव और लकवा तीनों एक साथ हो जाए? अरे तुम्हारा हार्ट फेल हो या तुम पर फालिज गिरे, हमें इससे कोई मतलब नहीं। तुम्हारे बेटे छोटू ने जो गंदी हरकत इस लड़की के साथ की है, उसका बदला उसे घर से घसीट कर सारे गांव को दिखाऊंगा। अरे राम राम राम, ये धर्मराज की नगरी है या शमशान घाट? अरे धर्मराज जैसे महान आदमी के गांव में ऐसा अत्याचार? कलयुग है कलयुग। अगर तुम्हें छोटू के खिलाफ कोई शिकायत है तो मैं कल उसे गर्दन से पकड़कर धर्मपीठ पर ले आऊंगा, वहीं उसका फैसला हो जाएगा। ठीक है, तो फिर वही मुलाकात होगी। अगर तुमने सच को झूठ का रंग दिया, छोटू को कोई पट्टी बढ़ाई, तो फिर याद रखना, धर्मपीठ की तलवार होगी और तुम्हारे बेटे की बलि। चलो। धर्मराज जी, हम सब आपकी छत्र छाया में हैं, लेकिन चौधरी के बेटे छोटू ने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। बहाने से मेरी बहन सुधा को शमशान भूमि में बुलाया, इसको डराया धमकाया, इसकी इज्जत लूटनी चाहिए, और ये इतनी सहम गई कि इसकी जबान चली गई। अब तो ये अपने मुंह से बोल भी नहीं सकती। न्याय आपके हाथ में है। जी, तुम पर जो दोष लगाया गया है उसका उत्तर है तुम्हारे पास। श्रीमान, मेरा कोई दोष नहीं है। वो तलवार देखी है तुमने? उसने उन विदेशी पशुओं की गर्दनें उड़ाई हैं जिन्होंने इस नगर की स्त्रियों की लाज लूटी। और यदि इस नगर के किसी प्राणी ने भी वही पाप किया तो ये तलवार अपने स्थान से उछलकर उस चंडाल के रक्त से स्नान करेगी। चौधरी, यदि तुम्हारे बेटे ने अपराध मान लिया तो? धर्मराज जी, चौधरी खानदान की इज्जत और हैसियत को तो आप जानते ही हैं। ये चाहे तो आधा गांव खरीद सकते हैं। धर्मपीठ की तलवार धन दौलत नहीं देखती, केवल काट जानती है। श्रीमान, मेरा छोटू अपराधी नहीं। ये लड़की प्रिया और आपका छोटा भाई प्रकाश हमसे बैर रखते हैं, हमें बदनाम करना चाहते हैं। ये गांव के लोग मौजूद हैं, इन्हीं से पूछिए कि मेरे छोटू का चरित्र क्या है, उसका चाल चलन क्या है। कुछ दिन की बात है, दूसरे गांव की औरतें बस में तीर्थ यात्रा के लिए जा रही थी। डाकू ने उन पर हमला किया तो मेरे छोटू ने अपनी जान पर खेलकर उनकी हिफाजत की, उनकी इज्जत बचाई। उसी तरह कल रात कुछ पापियों ने सुधा से छेड़खानी की, उसकी इज्जत पर हाथ डाला, तब भी मेरे छोटू ने अपनी जान जोखिम में डालकर उनका डटकर मुकाबला किया। देखिए देखिए, उसकी चोटों को देखिए, कलयुग है, आप लोग भी देखिए। चौधरी, मैंने तुम्हें कल रात भी खबरदार किया था कि अगर तुमने धर्मपीठ पर आकर अपने बेटे के पाप पर पर्दा डालने की कोशिश की तो धर्मपीठ तुम्हारी बलि ले लेगा। और याद है तुमने क्या कहा था? यही ना कि तुम्हारे बेटे छोटू ने घर से बाहर कदम नहीं रखा। कलयुग है कलयुग, सत्यवादी धर्मराज का भाई और इतना बड़ा झूठ। कब आए थे तुम मेरे घर? तब तुमने कहा था कि छोटू ने कोई पाप किया है। धर्मराज जी, जिस परम परमात्मा ने यह जगत नाटक रचाया है, उस नाटक का एक पात्र मैं भी हूं, जिसकी रक्षा आपको करनी है, आपको। सुधा, क्या छोटू ने तुम पर अत्याचार करने की चेष्टा की?
छोटू, तुमने अपराध किया, सत्य को निर्भय होकर मान लो तो प्राण बच जाएंगे। बताओ, तुमने सुधा की लाज पर अत्याचार किया? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। सत्य और झूठ का निर्णय करने के लिए गणेश जी की जो मूर्ति तुमने अपने गले में लटका रखी है, उसको हाथ में लेकर सौगंध खाओ। कहाँ मेरे गणपति बाबा? ये रहे। भगवान कभी किसी पापी का साथ नहीं देते। जब तुमने सुधा पर अत्याचार किया तो वो तुम्हारे गले से निकलकर इस अबला के हाथ में आ गए और इतनी दूर धर्मपीठ तक चलकर एक निर्दोष कन्या का साक्षी बनकर आए हैं। छोटू पर लगाया आरोप वास्तव निकला। यदि किसी कुंवारी कन्या के शरीर पर एक पापी के हाथ का स्पर्श हो तो कौन उस कन्या से संबंध जोड़ेगा? उस अभागिन का सारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। इस कारण छोटू को सुधा से विवाह कर उसे अपनी अर्धांगिनी बनाना होगा। यदि वो ऐसा नहीं करेगा तो सदा के लिए सारे चौधरी परिवार को यह नगर छोड़ देना होगा। धर्मराज, ये अन्याय है, घोर अन्याय। मेरे निर्णय का पालन न किया गया तो फिर धर्मपीठ पर गड़ी हुई इस तलवार को अपना कर्तव्य निभाना होगा। अरे क्या हाथ फैसला किया है? कलयुग है और तुम लोग भी मुंह लटकाए खड़े रहे। फिर क्या टांग उठा के खड़े रहते? कपूत आपका बेटा है। धर्मराज जी ने सत्य का पक्ष लिया है। इतने बड़े अपराध की इतनी छोटी सजा चौधरी। पुलिस कचहरी तक बात पहुंचती तो छोटू हवालात के अंदर होता। जेल के बदले बहू मिल गई चौधरी जी, मुबारक हो मुबारक। मैं बैंड बाजा लाता हूँ। नहीं तो तेरा बाजा बजा दूंगा। छोटू चलो। अरे ये क्या छोटू जी, आप जब भी मुझे देखते थे तो खुशी से गुब्बारे की तरह फूल जाते थे। आज क्यों रो रहे हैं? चबेली, मैं तुम्हें धोखा दे रहा हूँ। तुम्हारे साथ बेइंसाफी हो रही है। ये क्या कह रहे हैं आप? चबेली, मेरी शादी हो रही है। तुम्हारी शादी? हाँ। ऐसी लड़की किसके घर पैदा हुई, कब जवान हुई जो तुम्हारे साथ शादी कर रही है? चबेली, वो अपने धर्मराज जी है ना, वो मेरी शादी एक लड़की के साथ करवा रहे हैं। तुम इस आदमी को जानती हो? हाँ हाँ, बहुत अच्छी तरह। ये तो तुम्हारे गांव के धर्मराज जी तो हैं। लेकिन ये आज इस घर में क्यों जा रहे हैं? आज क्या, ये तो कई वर्षों से सुशीला के घर आते हैं। सुशीला के घर? हाँ। उसका और इनका क्या संबंध है? वही जैसे मेरा और तुम्हारा। क्या मतलब? हाँ हाँ, उन दोनों के बीच वही रिश्ता है जैसे हमारा और तुम्हारा। धर्मराज जी, नहीं छोड़ूंगा अब। कुछ सुना बहना? कौन सी नई बात है? मर्दों की जात ही ऐसी है, लेकिन बड़ों की बात है, हमें क्या लेना देना? ये जो तुम कह रहे हो ये सच है क्या? हाँ हाँ भाई, भगवान जैसे धर्मराज जी की एक रखेल भी है। ये क्या बकवास लगा रखी है? बकवास कहाँ कर रहा हूँ, ये तो जो लोगों से सुना है वही कह रहा हूँ। क्या कह रहे हैं लोग? क्या कह रहे हैं? कहते हैं कि तुम्हारे बड़े भाई के शहर वाली सुशीला के साथ उल्टे सीधे संबंध है। क्या बोलो तूने? मैं नहीं, चौधरी के बेटे छोटू ने छबेली नाम की बेसरा से सुना है। और तुम आग को हवा दे रहे हो। साफ साफ बोल छोटू, क्या ये बात सच है? पिताजी, 16 आने सच है। सोच ले, अगर ये बात झूठ निकली तो धर्मराज अपनी तलवार के एक ही वार से हम दोनों की गर्दनें उड़ा देगा। पिताजी, मैंने अपनी आंखों से देखा और मुझे पड़ोसियों ने भी बताया है। धर्मराज, अब आई मेरी बारी। मेरा पिंजरा और तू बटेर। अरे हमें अभी धर्मराज जी के घर जाकर उनकी इज्जत की पीपड़ी बजानी है। चलो ओ धर्मराज, मैं तुम्हें बुला रहा हूं। धर्म, पंचायत के लोग अंदर आ जाओ, बाकी लोग यहीं ठहरो। हम आज धर्मराज का पोल खोलते हैं। आओ धर्मराज। माँ, कौन है ये मूर्ख जो पिताजी का नाम ऐसी अनादर से ले रहा है? अरे धर्मराज, बाहर निकलता है या नहीं? आ गए धर्मराज,
अरे ये दीदे फाड़ कर क्यों देख रहे हो? इसलिए कि आज गांव के सारे आदमी मेरे साथ आए हैं, या ये सोच रहे हो कि धर्मपीठ की गद्दी अब तुम्हारे हाथ से जा रही है? अरे 100 दिन सुनार के तो 1 दिन लोहार का। अभी तक फूलों की खुशबू सूंघते आए हो, अब जहरीले कांटे चुभने की बारी आ गई है। चौधरी, कांटे से ज्यादा विष मैं तुम्हारी बात में देख रहा हूं आज। अवश्य अपने मन में कोई जहरीली चाल लेकर तुम मेरे द्वार पर आए हो। साफ साफ कहो जो कहना हो। धर्मराज जी, हमको आज तक विश्वास था कि आपसे बड़ा भलमानस कोई नहीं। हमने आपके मुख से निकले हुए हर शब्द को ऋषियों की वाणी समझा। हाँ, आज तक हम यही समझते हैं कि आपकी छाया में हम सुरक्षित है। अरे सतयुग को भूल जाओ, कल युग में सब धुल गई इनकी मान मर्यादा। कहाँ के धर्मराज और कहाँ का धर्मपीठ, अब इनके फैसले को कौन मानेगा? और आपने जो मेरी और उस गूंगी लड़की की शादी का फैसला किया था वो भी गोल हो गया है। ये कहने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। केवल इतना ही नहीं, बल्कि हम ये भी पूछना है कि इनके चरित्र की चादर कितनी उजली है। और ऐसे चरित्रहीन आदमी की जो कथा संस्कृति की सुनाए और पुजारी हो वासना का। नैनों से ज्योति चली गई या मस्तक उलट गया है तुम्हारा? अरे धर्मराज जी, हमारी आंखें तो अब खुली हैं, और मस्तक उल्टेगा तुम्हारा उस वक्त जब हमारी बात का जवाब दोगे। कहो, वो जो हमारे गांव के पास वाले शहर में बेसिवा सुशीला है, सुशीला, उससे तुम्हारा क्या रिश्ता है? चोरी छिपे तुम बार बार वहां क्या लेने जाते हो? और उस वैश्या की संतान को अपनी संतान जैसा प्यार क्यों देते हो? और फिर अपनी पत्नी, अपनी बेटी और अपने छोटे भाई से छुपाकर हर महीने उसे नोटों की गड्ढी क्यों थमाते हो? धर्मराज जी, अगर मन साफ है तो बतलाइए ना। धर्मराज, आज तुम्हें अपनी पत्नी के सामने सुशीला से अपना नाजायज संबंध बताना पड़ेगा। ठहरो सावित्री, ठहरो। तुम्हारे पति का सुशीला नाम की उस स्त्री से क्या संबंध था, आज तुमको सुनना होगा। एक पत्नी व्रता जी, एक पत्नी व्रता, इसका अर्थ है कि विचार से, मुख से, अपने कर्म से अपनी एक ही व्याता स्त्री से प्रेम और उसकी आराधना करना। आज तक हमारा विश्वास रहा कि सकल संसार में, धरती पर, केवल हमारे इस नगर में धर्म और सत्य के पग स्थिर हैं। परंतु आप लोगों का आरोप है कि इस भूमि पर धर्म और कर्म दोनों का अंत हो गया है, और इसका कारण है इस नगर का धर्म अधिकारी, जिस मनुष्य को आज तक सारा नगर न्यायकारी मानता रहा, उसके आगे शीश निभाता रहा, उस पर तुम वासना और व्यभिचार का आरोप लगा रहे हो। निश्चय तुम लोगों में इतिहास, वेद और पुराणों का अभ्यास करने वाले माने हुए विद्वान हैं, और जब तुम सब मिलकर एक मंडली बनाकर मेरे चरित्र पर आक्रमण करने आए हो, तो मेरा भी कर्तव्य है कि सत्य का दर्पण तुम लोगों के सामने रखूं, ताकि तुम लोग उसे देखो और पहचानो कि कलंक मेरे चरित्र में है या तुम लोगों की भावना में। मुझे विश्वास है तुम्हें भूला न होगा वो दिन, वो समय, वो घड़ी जब विजयदशमी के त्योहार पर एक दुर्घटना हुई थी।